हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं लेसन प्लानिंग यानी पाठ योजना की। इसमें हम बात करेंगे लेसन प्लान की मीनिंग क्या है, एक्सपेक्ट क्या है, नीड क्या है और साथ ही उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बताऊंगी कि एक बेटर बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है लेसन प्लान का। और आप सीबीएसई बोर्ड के लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, हिंदी अलग अलग सब्जेक्ट के लेसन प्लान आप एक ही फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करके कैसे बना सकते हैं, वह सब मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं और पूरे ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो किसी भी टीचर के लिए लेसन प्लान उतना ही ज़रूरी होता है जितना ज़रूरी होता है एक घर के निर्माण के लिए बेस बनाना, नींव की खुदाई करना। कभी भी जैसे घर बिना नींव के नहीं बन सकता, वैसे ही एक अच्छी टीचिंग बिना अच्छे लेसन प्लान के नहीं हो सकती। तो इसलिए पूरा ध्यान रखना और पूरे ध्यान से इसको समझना, क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी टीचिंग प्रभावशाली हो, बच्चा ध्यान दे, आपस में बच्चे बात ना करें, टीचर जब पढ़ाए तो बच्चे उस पर ध्यान दें। तो इन सब के लिए ज़रूरी होता है एक अच्छा लेसन प्लान बनाना। टाइम कैसे आपको मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट 30 मिनट या 45 मिनट या 35 मिनट की जो एक क्लास होती है, उतनी छोटी सी क्लास में आपको एक टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाना है। और ये टॉपिक्स भी ना अब तो बुक के सबसे पहले पेज से ही शुरू हो जाते हैं कि एक दिन में इतना आपको कंप्लीट करना है, ए वाला टॉपिक इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो हर चीज़ का एक उन्होंने वार्षिक मतलब ईयरली लेसन प्लान बनाया हुआ है। तो आपको एनुअल लेसन प्लान उन्होंने जो बनाया हुआ है उसमें पर डे का लेसन प्लान उन्होंने दिया हुआ है कि इतना आपको कंप्लीट करना है। तो आप उस टारगेट को कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके लिए जरूरी है लेसन प्लान। तो हम चलिए शुरू करते हैं लेसन प्लान के बारे में, और आप लेसन प्लान कैसे बनाएंगे इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेसन प्लान की। लेसन प्लान क्या होता है, तो देखिए लेसन प्लान जो है ना वह प्री एक्टिव फेज है। जब भी टीचिंग की जाती है तो टीचिंग से पहले प्री एक्टिव फेज होती है लेसन प्लान बनाना। मतलब जो टीचर अपने घर पर कल उसे जो पढ़ाना है ना टीचर को, उसे जब वो अपने घर पर बनाते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में टाइम देते हैं और कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बच्चे से उसके पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ेंगे, इन सब की जब वो बात करते सोचते हैं और उसको एक कॉपी पे उतारते हैं, तो वही कहलाता है लेसन प्लान। यह हमारे इंस्ट्रक्शनल डिवाइस की तरह यूज होता है हमारे लिए। एक टीचर के लिए यह यूज होता है जैसे कि वह बाकी जैसे शैक्षिक उपकरण होते हैं ना, उसी तरह से सबसे मेन जो इंस्ट्रक्शनल डिवाइस है एक शिक्षक के लिए, वह लेसन प्लान ही है। तो अब आप समझ चुके होंगे यह कितना इम्पोर्टेंस है। तो अब चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में हम। अगला क्या है, तो देखिए एक्सपेक्ट्स क्या होने चाहिए लेसन प्लान के। सबसे पहला एक्सपेक्ट होना चाहिए उसका एम, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये 4 एस्पेक्ट्स को लेकर लेसन प्लानिंग की जाती है। तो सबसे पहला बात है एम। किसी भी लेसन प्लान का एम क्या होता है, तो सबसे पहला एम होता है एक प्रभावी शिक्षण देना और बच्चे को क्लास में रोकना। उसका मन, बच्चा क्लास में रुक भी जाए, उसका मन चारों तरफ घूमता है, तो उस मन को क्लास में रोकना सबसे पहला एम होता है टीचर का। उसके बाद दूसरा एम होता है प्रभावी शिक्षण। आपकी बातों पर बच्चा ध्यान दे। जानते हैं बच्चे क्लास में नहीं आते, क्लास बंक करते हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है कि उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता या फिर टीचर की बातें उन्हें समझ नहीं आती। तो इसलिए एस्पेक्ट्स ऑफ लेसन प्लानिंग में सबसे पहला एम होता है इसका एम बनाना और ऑब्जेक्टिव्स। एंड उसके बाद मेथड, आप कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। तो देखिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेथड होते हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी की, तो वहाँ पर मेथड में सबसे पहले तो होता है रीडिंग करना, बच्चे को मतलब बच्चा बोल बोल के पढ़े। इंग्लिश, अगर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन सब की बातें करें, या फिर अगर हम इतिहास की बातें करें, तो वहाँ पर पहला हो जाता है रीडिंग करना। बच्चा भी बोल के पढ़े, बच्चे से आप बोल के पढ़वाएं, और उसके बाद फिर आप एक बार पढ़ें। फिर अगर हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश की बात है, तो उसमें सेकंड होता है प्रोनाउंसिएशन। आप भी बोल के बच्चे को हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताएं। फिर आता है आप बच्चे को उस वर्ड्स की मीनिंग्स बताएं, फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखें। तो यह उसके अलग मेथड हो जाते हैं। अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंस में अगर पढ़ाना है तो उसके मेथड्स और टेक्निक्स इससे बिल्कुल ही अलग होते हैं। वहाँ आपको बच्चे को पढ़ाना होता है, तो आपको बताना होता है किसी चीज़ के, जिस विषय के बारे में, मतलब जिस टॉपिक के बारे में आप बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बच्चे को एटम के बारे में बताना है, ठीक है, तो अगर हम एटम बता रहे हैं, तो अगर हमें टॉपिक हमारा एटम है, तो हमें उसे शुरू कहाँ से करना होगा, किसी बड़ी चीज़ से, उसके जीवन से उसे जोड़ना होगा। अगर बच्चा तो एटम नहीं जानता ना, तो हमें वहाँ से उसे जोड़ना होगा। तो यहाँ टीचिंग की मेथड्स अलग हो जाते हैं। तो इन सारे मेथड्स का यूज करके आपको लेसन प्लानिंग तैयार करनी होती है। अब हम जान लेते हैं हर्बरेशन स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। क्या क्या स्टेप्स होते हैं लेसन प्लान के। हर्बरेशन स्टेप्स का मतलब बिल्कुल एक साइंटिफिक वे में जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, उसे कहते हैं हर्बरेशन स्टेप्स। एकदम साइंटिफिक वे, मतलब शुरुआत से अंत तक बिल्कुल सही स्टेप, कोई भी स्टेप इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है स्टेटमेंट ऑफ एम, थर्ड होता है प्रेजेंटेशन, फोर्थ होता है इवेल्यूशन, और फिफ्थ होता है असाइनमेंट। इंट्रोडक्शन सबसे मेन पॉइंट होता है, सबसे मेन पॉइंट शुरुआत इसकी होती है। अगर यहाँ आपने बच्चे को कंट्रोल कर लिया, तो बच्चा आपसे जुड़ जाएगा। अभी जो हमारी टीचिंग होती है ना, वो लर्नर सेंटर्ड होती है, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड, या जो आपसे सीख रहा है वह सेंटर में है। आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना है, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना है। तो इंट्रोडक्शन यहीं से होता है। आपको तो दुनिया की सारी चीज़ें मान लो पता है, फिर भी आपको वो बताना। इंट्रोडक्शन आप शुरू करेंगे बच्चे के पूर्व ज्ञान से। बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, ये आपको जानना होगा। बच्चा कितना जानता है, तो आपको शुरुआत वहां से करनी होगी। इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है कि यहाँ आपको बच्चे से शुरुआत करनी होती है जो वह जानता है, उसके बाद जो वह नहीं जानता है, और दूसरा जो वह जानने वाला है, जो आप बताने वाले हैं। तो इन तीनों को जोड़ने का काम करता है इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। आपका एम क्या है, मीन्स जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद बच्चा क्या क्या सीख चुका होगा और वो क्या कर पाएगा। तो जो एम होते हैं ना, मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं। एक तो जनरल होते हैं, दूसरे स्पेसिफिक होते हैं। जनरल एम सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, इस बात पे गौर कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। जो जनरल एम होते हैं ना, वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। जैसे साइंस के जनरल एम अलग हैं, हिंदी के जनरल एम अलग हैं। तो यह सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे एंड लेसन स्पेसिफिक होंगे। जैसे उस पूरे लेसन का जो एम होगा ना, पूरा लेसन पढ़ाने का, वह भी आता है जनरल एम में। सेकंड जो स्पेसिफिक एम होते हैं ना, स्पेसिफिक एम टॉपिक रिलेटेड होते हैं। जो स्पेशल टॉपिक एक दिन आप पढ़ा रहे हैं, हर दिन का एक एम होता है। तो इसमें स्पेसिफिक एम जो होता है वह मैंने बताया कि ये एक टॉपिक रिलेटेड होते हैं। और टॉपिक रिलेटेड होते हैं तो ये 3 तरह से होते हैं। एक तो सबसे पहले बच्चा याद करना सीखेगा, ठीक, कुछ भी चीज़ें लर्निंग से संबंधित होती है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, और तीसरी प्रैक्टिकल। ये 3 चीज़ें हो जाती हैं स्टेटमेंट ऑफ एम में। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो इसका मेन है, मेन बॉडी जो है, वह है प्रेजेंटेशन। कि आपको 15 मिनट मिलते हैं, मोस्टली 15 to 20 मिनट आपको मिलते हैं प्रेजेंटेशन का। आपको पूरे पॉइंट को, जो मतलब पूरे टॉपिक को पढ़ाने के लिए यही 15 to 20 मिनट है। तो इन 15 to 20 मिनट में आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, तो
आप जितने भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, आप जो भी यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, यहाँ पर टीचिंग हेल्पिंग मटेरियल्स जो होते हैं उसे आप यूज कर सकते हैं, या जो भी आप यूज कर सकते हैं उन सबको यूज करके आपको यहाँ पर पढ़ाना है। क्वेश्चन आंसर मेथड या जितने मेथड हैं वो सभी मेथड आपको यहीं पर यूज कर लेने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन आपके पढ़ाने के बाद बच्चे ने कितना समझा वह जानने के लिए उससे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, बच्चे से पाठ को पढ़ा सकते हैं। ये सब इवेल्यूशन के अंतर्गत आ जाते हैं। एंड लास्ट होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट जो आप बच्चे को होमवर्क देते हैं ना घर के लिए, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। लेकिन होमवर्क उसे नहीं कहा जाता है, आपको असाइनमेंट इसलिए कहा जाता है कि बच्चा उससे जुड़ा रहेगा, बच्चा उसे काम ना समझे, उसमें वह एंजॉय करे, ऐसे असाइनमेंट उसको देने चाहिए। ठीक, तो इसीलिए होमवर्क का नाम चेंज कर असाइनमेंट कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक गुड लेसन प्लान की। जो आप लेसन प्लान बनाते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला होता है लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग पॉइंट्स। आपके टीचिंग पॉइंट्स में क्या क्या पॉइंट्स होंगे उन सभी की लिस्ट आपको बना लेनी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आपको जब पढ़ाना होता है तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या करेंगे? पूर्व ज्ञान। फिर आप उसके बाद बच्चे को बताएंगे उसके टॉपिक्स के बारे में, मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। पूर्व ज्ञान के बाद आप उसको बताएंगे और उसके बाद आपका जो एम होता है उसको आप नोट करेंगे। और उसके बाद नोट करने के बाद उसके बाद फिर स्टार्ट होती है टीचिंग, प्रेजेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन के बाद असाइनमेंट। इन सब की एक लिस्ट होनी चाहिए, यही कहलाती है स्पेसिफिक टीचिंग पॉइंट। ठीक है। अगर उसके बाद जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए। जनरल जो मैंने आपको एम बताया ना कि 2 एम होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक, वही है। जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने ही चाहिए आपके हर टॉपिक के। उसके बाद नोट ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी। आपको स्टूडेंट से भी वर्क कराना है। ऐसा नहीं है कि टीचर स्पेसिफिक तो है नहीं है, यह लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन है। तो इसमें क्या होगा कि आपको बच्चे से आपको क्या क्या एक्टिविटी करानी है, स्टूडेंट से आपको क्या क्या कराना है। क्वेश्चन आंसर में उसको जोड़े रखना है, उससे कोई बात पूछनी है, कुछ उससे पूछने के लिए कहना है। तो ये सारी चीजें नोट ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी कहलाती है। अगला है नोट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क प्लान बाय टीचर। ब्लैक बोर्ड पर पूरा भर नहीं देना है, आपको जितना लिखना है, जितने की जरूरत हो। जैसे कि मैंने आपको इतना सुनाया, मैंने लिखा क्या, बहुत थोड़ा सा, शायद मैंने अभी तक लिखा भी नहीं कुछ भी, अभी तक तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं। तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, जितना कम आप लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड पे उतना कम आपको लिखना है। लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको वर्ड, उस पर जो समरी होती है ब्लैक बोर्ड की, ब्लैक बोर्ड पे आपको जो भी पढ़ा रहे हैं उसकी समरी आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखनी है। और उससे भी लास्ट में, पढ़ाने के सबसे लास्ट में बच्चे से बोलना है, अब उसे वो नोट डाउन कर ले। उसके बाद लास्ट होता है स्टेटमेंट अबाउट द प्री नॉलेज ऑफ लर्नर। आप बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको आप कैसे जानेंगे, उसके लिए स्टेटमेंट। उसको आप जैसे बच्चे ने जो कुछ जाना है तो उसको आप कैसे निकलवाएंगे कि वो क्या क्या जानता है। तो इसको कहते हैं स्टेटमेंट अबाउट द प्री नॉलेज ऑफ लर्नर्स। ये होना ही चाहिए हर सब में। ठीक है। तो यह तो हमारे थे कि लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे लेसन प्लान के फॉर्मेट की। एक सेकंड, हाँ, अब हम बात करेंगे लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होता है। ठीक है। तो देखिए लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होगा, आपको मान लीजिए 5 पेज आपको मिले हैं ना, कुछ पेज आप ले लीजिए। जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ 6 पेजेज हैं, तो सबसे पहले वाले पेज पर ऐसे आप लिख लीजिए लेसन प्लानिंग। ये कहलाता है सबसे बाहर का जो पेज होता है, मेन पेज, लेसन प्लानिंग। और उसके बाद सेकेंड पेज पर आते हैं। कभी भी बाएं वाले साइड पे नहीं लिखना चाहिए, दाहिने पेज पर ही लिखना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर पहले पेज पर हमने लिख दिया लेसन प्लान पाठ्योजना में। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पेज पर। दूसरे वाले पेज पर सबसे पहले सबसे ऊपर ऐसे एक कॉलम आप बनाएंगे। ठीक है, रॉ एंड कॉलम, इसको आप बना लेंगे। यहाँ पर डेट, क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट, टाइम ड्यूरेशन होगा और यहाँ उसके नीचे आप मेंशन कर लेंगे वहाँ क्या आपको नोट करना है, किस डेट पे पढ़ाना है, किस क्लास को, किस पीरियड के लिए आपने बनाया। तो पीरियड तो आप छोड़ दीजिए। जब मान लीजिए आप
ऐसा ये आपका होना चाहिए एज ए टीचर आप जब बनाएंगे तो। लेकिन जब आप प्रिपरेशन के लिए, कहीं आप प्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हैं, तो पीरियड को छोड़ दीजिए। टाइम ड्यूरेशन आप अपना नोट कर लीजिए कि आपने तैयारी कितने मिनट के लिए की है। जैसे आपने 30 मिनट के लिए तैयारी की है तो 30 मिनट आप टाइम ड्यूरेशन लिख लीजिए। तो यहाँ आपका डेट होना चाहिए, क्लास, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आप नोट करेंगे आपका टॉपिक क्या है। अच्छा, कभी भी ना जब आप लेसन प्लान बनाइए तो A4 साइज का पेज ले लीजिए, वह ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर आप किसी कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं, तब तो आपको लेसन प्लान की कॉपियाँ मिलती हैं, तो ऐसा उसमें तो लाइनिंग बनी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट होता है कि आप बिना लाइन वाली कॉपी पर लिखें, ऐसे सादे पेज पर जब आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद जनरल एम्स क्या होते हैं। जनरल एम जो होते हैं ना, वो 1 to 10 हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं और साथ ही आपके चैप्टर रिलेटेड होते हैं, तो 1 से 10 तक ये हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरल नेम्स ज़्यादा होते हैं हमेशा ही। इसके बाद आता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम में यहाँ आपको लिखता होता है आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक द पीपल विल बी एबल टू। मतलब आप जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो बच्चा क्या क्या कर सकेगा। तो उसके लिए पहला पॉइंट होता है नॉलेज। नॉलेज में वो क्या कर सकेगा, अंडरस्टैंडिंग उसको किस चीज़ की होगी और एप्लीकेशन क्या होंगे उसके, ठीक है। तो देखिए नॉलेज में क्या होता है, रिकॉल करना और रिकॉग्नाइज करना। जैसे आपने बच्चे को समझाया, मैं एकदम प्री की बात कर रही हूँ, मान लो अपने क्लास 1-2 को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 1-2 में आपने बच्चे को A to M पढ़ा दिया, A to M आपने पढ़ाया, ABCDEFGHIJK, इससे यहाँ तक यहाँ तक आपने बताया। तो नॉलेज में बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसे देख के पढ़ सकेगा, रिकॉल, ठीक है, और रिकॉग्नाइज कर सकेगा। कहीं भी अगर वह लिखा है ना तो वह उसे देख के पहचान सकेगा, यह होता है नॉलेज। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, बच्चा उसे समझ सकेगा, तो वह A to M के जो वर्ड्स है ना उसको लाइन से समझ लेगा। A के बाद ही B होता है, पहले B और बाद में A नहीं होता है। और बीच में अगर किसी चीज को नहीं भूलता है, जैसे ABCDF ऐसा ना बोल के ABCDEF बोले, तो ये है अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि उसको समझ है कि एक सीरियल वाइज ये चल रहा है, इसे बीच में गैप नहीं करना है या बीच में नहीं छोड़ना है, तो वो अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको समझ में आया कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में मतलब क्या हुआ। रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज इन नॉलेज में आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी किसी भी टॉपिक को बनाइए तो उसमें उससे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स जो आप डाल सकते हैं उसको डाल दीजिए, कि रिकॉल करना और रिकॉग्नाइज करना। अंडरस्टैंडिंग में आता है समराइज करना और अंडरस्टैंड एंड समराइज, ये अंडरस्टैंडिंग में आता है। तीसरा होता है एप्लीकेशन। इसमें ऑर्गेनाइज आइडियाज आते हैं, मतलब कुछ नया बच्चा उससे सीख लेगा, ठीक। जैसे कि आपने A to M बच्चे को सिखाया, मैं एकदम छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, तो घर पे जैसे कि उसने कोई डिब्बा देखा, उस पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, तो उसमें वो देख के पहचान लेगा कि A है, B है, M है, और वो हर जगह जहां भी चीजों को देखे ना वह ABCD उसमें ढूंढे, तो वह कहलाता है एप्लीकेशन, ठीक। मैंने आपको लिखने को अभी नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपने सिर्फ पढ़ाया है तो बच्चा उसे देख के पहचान रहा है। अभी लिखना उसने नहीं सीखा है, लिखना अगर आपने सिखाया होगा तो कुछ और एप्लीकेशन उसमें कर सकेगा, ठीक। अगर बड़े बच्चे की बात करें तो वे इंटरेस्ट लेंगे, जैसे कि अगर आप स्टोरीज पढ़ा रहे हैं तो वह स्टोरीज में इंटरेस्ट लेंगे, और दूसरी घर की किताबें अगर घर पे उनको मिल गई तो वे उसको पढ़ना चालू कर देंगे। और अगर पोएम आपने पढ़ाया है तो बच्चा पोएम में इंटरेस्टेड होगा तो वह अपने मन से ही पोएम लिख सकता है, कुछ उसको उसके अंदर से अगर जिज्ञासा आई तो वह सब एप्लीकेशन में आ जाता है। अब अगला होता है मटेरियल एड्स। आप पढ़ाने के लिए किन टीचर हेल्पिंग मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं वह कहलाते हैं मटेरियल एड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है प्रीवियस नॉलेज। सबसे मेन पॉइंट होता है, यह होता है बेस। मतलब अगर मैं बात करूं तो टीचिंग का बेस है
पाठ योजना मतलब लेसन प्लान, और लेसन प्लान का बेस है प्रीवियस नॉलेज। बिना प्रीवियस नॉलेज जाने आप आगे नहीं पढ़ा सकते। हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का एक प्रीवियस नॉलेज होता है। आपके पास अगर ऐसा कोई बच्चा आ जाए ना जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इसको तो कुछ भी नहीं पता है, तो आप ये समझ जाइए उसको भी आपसे ज़्यादा पता है। कुछ ऐसी बातें भी उसको पता है जो आप नहीं जानते हैं। तो हमेशा बच्चे को के लिए कभी भी ये मत सोचिएगा उसको प्रीवियस नॉलेज नहीं है। मैं बात करूं अगर ऐसे बच्चे की, ऐसे स्टूडेंट की जो आपके स्कूल में आ रहा है, बिल्कुल ही शुरुआत से आ रहा है, मतलब अभी LKG में एडमिशन हुआ है उसका, अगर मैं ये कहूँ, अगर आपको लगता है उसको नहीं पता है तो भी उसको पक्षियों की जानकारी, फूलों की जानकारी, प्लांट्स की जानकारी है, और उसको रिश्तों की जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें जानता है वो, तो हर चीज़ की एक प्रीवियस नॉलेज होती है। अब मान लीजिए जैसे कुछ ऐसा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं जिसका प्रीवियस नॉलेज नहीं है बच्चे को, तो उसकी ज़िंदगी से जोड़ के आप बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए यहाँ हम क्वेश्चंस बनाते हैं और स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स लेते हैं। सबसे ईजी मेथड यही होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड, जो जिसके अकॉर्डिंग बच्चा आसानी से जुड़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर मेथड आप शुरू करेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो वे होते हैं जो उसके प्रीवियस नॉलेज से जुड़े होते हैं, तीसरा थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कठिन होता है, और चौथा और 5वां क्वेश्चन आप उसके सब्जेक्ट से, जो आपको टॉपिक पढ़ाना है उससे जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ पर रिस्पांस आएगा, और लास्ट वाला रिस्पांस हो सकता है कि बच्चा न दे पाए, चिल्ड्रन नॉट गिवन द आंसर, देन आप यहाँ पर स्टेटमेंट पे लिखेंगे, उसका आंसर देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि आज हम यह पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, आज मैं यह पढ़ाऊंगा या मैं आज यह टॉपिक पढ़ाऊंगी ऐसा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड आपको पाठ योजना बनानी है। जो लेसन प्लान बनाना है वह लर्नर सेंटर्ड है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आज हम पढ़ेंगे, ओके, टुडे वी रीड, नॉट आई टीच यू। ओके, ये समझ में आ गया ना आपको। तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ एम। इसके बाद प्रेजेंटेशन शुरू होता है, इसका मेन बॉडी जो हम कह सकते हैं इसको। प्रेजेंटेशन में ये 5 कॉलम्स बनते हैं। टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मेथड एंड डिवाइसेज, ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड पे वर्क में आप क्या, मान लीजिए अगर आप अगर टीचर हैं साइंस के तो आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, अगर आप टीचर हैं हिंदी के तो कुछ वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी संस्कृत के है तो वर्ड मीनिंग आप लिख सकते हैं जो कठिन है बच्चे के लिए, और अगर मैथ के है तो कोई फार्मूला लिख देंगे। ठीक, ये सब लिखेंगे ना, ब्लैक बोर्ड हो गया। अब मेथड आप कौन सा यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड यूज कर रहे हैं, और या फिर आप यहाँ पर फ्लैश कार्ड मेथड यूज कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये आप यहाँ पर नोट कर देंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ मैं तो लास्ट से शुरू कर रही हूँ चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टीचिंग पॉइंट से। तो टीचिंग पॉइंट से आपकी, अगर आप मान लो लैंग्वेज टीचर हैं तो टीचिंग पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, मॉडल रीडिंग का, मतलब आप पढ़ के बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउंसिएशन का, जो आप बच्चे को सिखाते हैं। तीसरा होता है ड्रिल मेथड होता है, जो कठिन वर्ड होते हैं ना, जो ऐसे जैसे 2 वर्ड एक साथ हो गए तो उनको फोनेटिक जो वर्ड होते हैं ना, जैसे उनको डिफाइन करना। जैसे कि अगर मैं आपने बच्चे को बताया रैम, अब बच्चा जानता है राम, तो इस रैम और राम में क्या डिफरेंस है, दोनों का फोनेटिक तो सेम जैसा है, कभी कभी वर्ड्स सेम होते हैं, तो आप इसमें डिफरेंस कैसे बताएंगे, वो टॉपिक यहाँ पर उसको ड्रिल बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्रिल होता है। इमिटेशन रीडिंग ये आप करवा सकते हैं कि जैसे बच्चे खड़े हों और वे पढ़ाएं, इसको कहते हैं इमिटेशन रीडिंग। उसके बाद आप वर्ड एक्सपोजिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड एक्सपोजिशन मतलब कि जो डिफरेंट वर्ड हैं उनको आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, और यहाँ ये हो गया ब्लैक बोर्ड वर्क। और इसके बाद साइलेंट रीडिंग भी आप करा सकते हैं कि बच्चा बैठ के आराम से खुद ही मन में बोल के पढ़ रहा है, बोल नहीं रहा है, मतलब मन में पढ़ रहा है, और ये सारे क्वेश्चन काम हो जाते हैं। तो ये टीचिंग होता है। टीचिंग में आपको 15 मिनट में जो भी करना है, जो भी मेथड यूज करना है, जो भी आपका एम है, उन सबको कंप्लीट करने के लिए आप ये बनाते हैं। तो ये मोस्टली 1 या 1.5 पेज के हो सकते हैं, 1, 1.5 पेज, 2 पेज, आप जितनी आपकी मर्जी है। लेसन प्लान बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक चीज आपको बताऊं,
आप लेसन प्लान के लिए नहीं बने हैं, लेसन प्लान आपके लिए बना है, आपकी हेल्प के लिए बना है। ये तो मुझे याद हो गया है सेंटेंस। तो देखिए, लेसन प्लान आपकी हेल्प के लिए है, आप उससे हेल्प लेते हैं। अब ऐसा ना करिए कि आप खुद ही एक किताब लिख दीजिए लेसन प्लान पे। लेसन प्लान किताब लिखने के लिए नहीं है, उसमें आप पॉइंट्स लिखते हैं, जो पॉइंट्स आपको वर्क करने हैं। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं, आप जितने क्वेश्चन आपने बच्चे से किए सारे क्वेश्चन आपने नोट कर दिए और बच्चे से सारे क्वेश्चन नोट कर दिए, बच्चा आंसर दे रहा है। अब आप जब क्लास में गए तो आप क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, वही वाले क्वेश्चन, और उसी तरीके से पढ़ाना। नहीं, आप ऐसा मत करिए। आप अपने सुविधा के लिए बना रहे हैं ना लेसन प्लान, बच्चे की सुविधा तो आपसे जुड़ी हुई है, तो आप अपनी सुविधा के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं, तो वो पॉइंट्स नोट करिए, इसमें टीचिंग के पॉइंट्स नोट कर दीजिए, और इस पॉइंट में आप क्या करेंगे उसको नोट कर दीजिए, और एक्सपेक्ट करिए कि स्टूडेंट इसमें क्या करेगा। ठीक, कुछ जगह पे ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप जब प्रोनाउंसिएशन करा रहे होंगे बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा, वह उसको सिर्फ आपको फॉलो करेगा ना। जैसे आप प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं तो बच्चा उसको, जैसे आपने बोला कोई वर्ड बोला उसको बोलने के लिए, तो बच्चा उसको प्रोनाउंसिएट कर रहा है, तो यहाँ पर एक कॉलम आप खाली भी छोड़ सकते हैं। मेथड आपने कौन सा यूज किया, 2-3 मेथड जो भी आपने यूज किया वो वहाँ पर आप नोट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे तक आप हर जगह मेथड लिखिए। मतलब इस पेज आपका साफ सुथरा और खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ होना चाहिए। समझ में आया। और ब्लैक बोर्ड वर्क, 1-2 जगह जो आपको ब्लैक बोर्ड वर्क करना है आप उसको नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस पे। जो कुछ आपने पढ़ाया उसका बच्चे को कितना बोध हुआ, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस भी इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर प्यूपल टीचर एक्टिविटी होती है, मतलब और तरीका वही होता है। क्वेश्चन आंसर मेथड सबसे इजी मेथड होता है, तो वही यहाँ पर यूज किया जाता है, और बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है उसे यहाँ पर नोट कर लिया जाता है। साइंस में यह इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि साइंस में आप उसे कोई वर्क भी दे सकते हैं करने के लिए, कुछ समझने के लिए, और बच्चे रिस्पॉन्स बहुत बेहतर देते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट होता है ब्लैक बोर्ड समरी। जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब तक आपने जो कुछ पढ़ाया, उस ब्लैक बोर्ड की समरी को आप बोल सकते हैं कि बच्चा अब लिखे। ठीक है, लिखने को बोल सकते हैं। उसके बाद राइटिंग एंड सुपरविजन। जब बच्चा लिख रहा होता है, यह टाइम होता है कि टीचर क्लास में आगे से पीछे तक जाएं और देखें कि कौन कैसे लिख रहा है। ठीक है, कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा, तो यह सुपरविजन का टाइम होता है और राइटिंग का। उसके बाद अगला आता है रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन में आप फिर से एक बार सब कुछ उसे बताते हैं। ठीक, और उसके बाद लास्ट होता है होम असाइनमेंट। घर के लिए आप उसे जो वर्क देते हैं। तो यह कंप्लीट हो गया फॉर्मेट आपके टीचिंग का। लेसन प्लान फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। तो आप अब इसको बना लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।